हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज मैं आपके सामने लाई हूँ मौर्योत्तर काल के सबसे इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस जो कि हर एग्ज़ाम में आते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स में एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मौर्य काल तक के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री की एमसीक्यू की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मौर्य काल तक के सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे और उनमें से जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपके सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो आज जो क्वेश्चंस हैं वो मौर्योत्तर काल से हैं और 40 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। तो क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंदी यवन शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए थे? तो ऑप्शन है स्ट्रेटो सेकंड, बी ऑप्शन है स्ट्रेटो फर्स्ट, सी ऑप्शन है डिमिट्रियस और डी ऑप्शन है मेनांडर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा स्ट्रेटो सेकंड। तो स्ट्रेटो सेकंड जो इंडो ग्रीक शासक था यानी कि हिंद यवन शासक था, उसी ने ही सीसे के सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संस्करण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हुविस्क, बी ऑप्शन कनिष्क, सी ऑप्शन समुद्रगुप्त और डी जो ऑप्शन है अगाथोक्लिज। तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो इसका सही आंसर है वो डी हो जाएगा, अगाथोक्लिज। ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों में समसामयिक नहीं था? तो देखिए समसामयिक का मतलब क्या होता है? समकालीन, मतलब कि कंटेम्प्रेरी। जो एक ही के समय में रहते हैं उनको समकालीन कहते हैं यानी कि कंटेम्प्रेरी कहते हैं। तो इनमें से कौन जो है एक काल में नहीं थे, अलग था? तो ऑप्शन जो फर्स्ट है बिंबिसार, सेकंड ऑप्शन है गौतम बुद्ध, सी ऑप्शन है मिलिंद और डी ऑप्शन है प्रसेनजीत। तो देखिए इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिलिंद। ठीक है। फोर्थ जो ऑप्शन क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो जो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना है वो मिलता है, ऑप्शन है ए है कठियावाड़ के रुद्रदामन का अभिलेख, बी ऑप्शन है अशोक के, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम के और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। और ये जो अभिलेख है वो पहला संस्कृत का अभिलेख है, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो ऑप्शन ए है जूनागढ़, बी भीतरी, सी नासिक और डी सांची। तो ये आपको पता होगा, रुद्रदामन का जो अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियों का पता चलता है। इसमें इसके विजयी, शासक, व्यक्तित्व आदि पर जो है प्रकाश डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी घाट में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। देखिए ये क्वेश्चन है सर्वाधिक संख्या में। क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट अगर बन के आ जाएंगे तो उनको थोड़ा सा समझना जरूरी होता है। अब देखिए तांबे के सिक्के, स्वर्ण के सिक्के, ये सब जो हैं किसने चलाए थे? कुषाणों ने। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, कुषाणों ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन है? यानी कि बुद्ध किसके सिक्कों पे अंकित किया गया हुआ है बौद्ध को? तो इसका जो ऑप्शन है विम कन्फ्यूशियस, बी कनिष्क, सी नहपान और ऑप्शन डी है बुद्धगुप्त। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का चित्र अंकित है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन निम्नलिखित में से किसने किया था, मतलब एक नियमित तौर से। तो क्वेश्चन ऑप्शन है विम कन्फ्यूशियस, बी क्वेश्चन ऑप्शन है कुजुल कन्फ्यूशियस, सी ऑप्शन है कनिष्क और डी ऑप्शन है हम्ब्रिज।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विम कन्फिसेस, जो है इसने स्वर्ण के सिक्के नियमित रूप से चलाए थे। और वहीं अगर तांबे की बात की जाए तो वो नियमित तौर से चलवाए थे कुजुल कन्फिसेस ने। तो क्वेश्चन इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, अगर यहीं पर ही तांबा आ जाएगा तो उसका आंसर जो होगा वो कुजुल कन्फिसेस होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो जो कनिष्क का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख है उसकी आपको तिथि बतानी है। 78 ईस्वी, 81 ईस्वी, सी ऑप्शन है 98 ईस्वी, और डी ऑप्शन जो है वो है 181 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 81 ईस्वी हो जाएगा। देखिए, कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 78 ईस्वी में हुआ था। उसके 3 साल बाद ही ये सारनाथ में बौद्ध प्रतिमा जो है उसकी तिथि मिलती है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो इसका जो ऑप्शन है 178 बीसी, बी ऑप्शन है 101 एडी, सी ऑप्शन है 58 बीसी, और डी ऑप्शन है 78 एडी। तो मैंने अभी आपको बताया कि 78 ईस्वी यानी कि 78 एडी में ही जो है कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। उसके 3 साल बाद जो है सारनाथ की बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन 11 है, शक संवत कब प्रारंभ हुआ? तो इसके ऑप्शन है 58 ईस्वी, बी ऑप्शन है 78 ईस्वी, सी ऑप्शन है 320 ईस्वी, और डी ऑप्शन है 606 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 78 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? ए ऑप्शन है 78 ईस्वी, बी ऑप्शन है 57 ईस्वी। तो ये जो क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गया इसमें, 57 ईस्वी पूर्व कर लेना है इसे। सी ऑप्शन है 72 ईस्वी, और डी ऑप्शन है 56 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 57 ईस्वी पूर्व। तो इसका बी ऑप्शन सही है, और ऑप्शन में लिखा हुआ होना चाहिए 57 ईस्वी पूर्व। तो देखिए एक क्वेश्चन और बन के आता है कि शक संवत और विक्रम संवत के साल का यानी कि ईयर का डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस जो होता है इन दोनों का, देखिए 78 ईस्वी है और ये 57 ईस्वी है, ईस्वी पूर्व है सॉरी। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा डिफरेंस 135 ईयर्स। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है सालों का वो 135 ईयर्स होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन के आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो इनमें से बताना है कि कनिष्क के समकालीन कौन थे। ए ऑप्शन है अश्वघोष, बी ऑप्शन है वसुमित्र, सी ऑप्शन है कालिदास, और डी ऑप्शन है कंबन। तो देखिए उत्तर कोड है ए और डी, बी और सी, ए और बी, या ये सभी। तो कौन 2 या 3 या 4 या 1 इसके समकालीन थे किसके? कनिष्क के। तो वो है अश्वघोष और वसुमित्र। तो देखिए एक कनिष्क की जो बौद्ध की जो चतुर्थ संगीति हुई थी वो कनिष्क के शासन काल में हुई थी, तो आपको पता होगा ये। तो उसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्षता जिसने की थी वो अश्वघोष ने की थी। तो अश्वघोष जो है वो कनिष्क के राज दरबारी थे, तो राजकवि थे, और वसुमित्र भी जो थे वो बहुत विद्वान थे। तो उसमें भी अगर एक ऑप्शन आता है कि कनिष्क की जो शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अगर ऑप्शन उसमें अश्वघोष आता है तो आप अश्वघोष टिक करेंगे, और वसुमित्र आता है तो वसुमित्र टिक करेंगे। कोई भी ऑप्शन उस दोनों में आ जाता है, इन दोनों यही दोनों नाम में से कोई भी आ जाएगा, तो उनमें से आंसर दोनों में से एक होता है। तो इसलिए इसमें जो आंसर है वो ए और बी हो जाएगा, यानी कि थर्ड जो है वो आंसर हो जाएगा। तो अश्वघोष और वसुमित्र ये दोनों ही कनिष्क के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, अश्वघोष किसके समकालीन था? तो ये अभी तो आ गया है। ऑप्शन ए है अशोक, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कनिष्क, और डी हर्षवर्धन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, कनिष्क का समकालीन था अश्वघोष। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो कौन नहीं था? अश्वघोष, चरक, पतंजलि, नागार्जुन। तो कौन नहीं था इनमें से?
तो देखिए अश्वघोष तो मैंने बताया अभी था, चरक भी था, और पतंजलि और नागार्जुन, इन दोनों में से नागार्जुन था पर पतंजलि नहीं था। जो पतंजलि था वो शुंगकालीन जो था उसका दरबारी कवि था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? ऑप्शन ए है अश्वघोष, बी है पार्श्व, डी है वसुमित्र और डी है विशाखदत्त। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, विशाखदत्त जो है वो कनिष्क के दरबार में नहीं गया था। बाकी जो तीन हैं अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र, ये तीनों जो हैं कनिष्क के दरबार में गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित शब्दों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रप्तक अभिलेख में नहीं है? तो देखिए रप्तक अभिलेख, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अभिलेख जो है वो है कहाँ। तो ये जो अभिलेख है वो अफगानिस्तान में है और 1993 में ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर सन की बात की जाए कि कब प्राप्त हुआ तो 1993 में ये मिला। और इसमें जो 4 शहरों के नाम मिलते हैं वो मिलते हैं साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। तो देखिए इसमें ऑप्शन है श्रावस्ती, बी ऑप्शन है कौशाम्बी, सी पाटलिपुत्र और डी चंपा। और मैंने अभी बताया इसमें जो शहरों के नाम हैं वो मिलते हैं साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। तो देखिए साकेत तो है नहीं और श्रावस्ती दिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। श्रावस्ती का इसमें जो है उल्लेख नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो ए ऑप्शन है सुश्रुत, बी वाग्भट, सी चरक और डी जीवक। तो इसके जो आंसर हैं वो सी और डी दोनों सही हैं। देखिए क्वेश्चन जो है वो यूपी लोअर पीसीएस में आया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया। इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी और डी होगा। तो कभी ये क्वेश्चन डिलीट करना पड़ता है अगर इसमें ऐसा होता है कि 2 आंसर होंगे, या तो फिर जिसने दोनों में से एक को आंसर लिखा है उसको मार्क्स इसमें मिल जाता है। तो आयोग अपने तरीके से आंसर इसमें देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे, इसके बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ऑप्शन ए है सारनाथ लेख, बी बेसनगर लेख, सी अयोध्या लेख और डी हाथी गुम्फा लेख। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अयोध्या अभिलेख। तो देखिए इसका जो आंसर है, अब जो बेसनगर लेख, अयोध्या लेख, ये दोनों ही जो हैं शुंग कालीन के स्रोत हैं, इन दोनों से ही जानकारी मिलती है। पर अश्वमेध यज्ञ की जानकारी किस में मिलती है, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है अयोध्या लेख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। शुंग के बाद भारत पर किस वंश ने राज किया? सातवाहन, कुषाण, कर्ण और गुप्त। तो किसने किया? कर्ण वंश ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कर्ण वंश। क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ऑप्शन ए है पुष्यमित्र शुंग, बी खारवेल, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, डी वसुदेव और ई समुद्रगुप्त। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी गौतमीपुत्र सातकर्णी। और जो ये है सातवाहन शासक है, इसने 4 वर्णों वाली व्यवस्था को दोबारा से स्थापित किया था, जो कि 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र। तो इसको दोबारा से स्थापित किया था, जो कि वैदिक सभ्यता में चलती आ रही थी। इसको दोबारा से पुनः स्थापित किया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, कौन सा था इनमें से? ए सातवाहन, बी पल्लव, सी चोल और डी चालुक्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए सातवाहन। तो सातवाहन जो था वो मौर्य के बाद ज़्यादा प्रभावशाली था दक्षिण भारत में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। सिमुख निम्न राज्यों में से किसका संस्थापक था? तो देखिए सिमुख संस्थापक बताना है आपने किस का था। तो ए ऑप्शन है चेर, बी चोल, सी चालुक्य और डी सातवाहन। तो जो सिमुख था वो संस्थापक था सातवाहन का। तो इसका जो आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के
पहाड़ तक फैली हुई थी। भारत के यहाँ पर बाहर तक आएगा, सॉरी, तो इसको बाहर कर लेना। बाहर तक फैली थी, तो किसकी फैली थी? ऑप्शन ए है गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी कुषाण वंश और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी कुषाण वंश। तो कुषाण वंश की जो सीमाएं थी वो चीन तक फैली हुई थी। बाकी जो है गुप्त वंश, मौर्य वंश, अगर मौर्य वंश की बात की जाए तो ये दक्षिण में, सॉरी, पश्चिम में अफगानिस्तान तक था, पर उस समय भारत का क्षेत्र जो था वो वहीं तक ही था, तो ये भारत के बाहर नहीं कहेंगे हम इसको। अगर बात की जाए भारत के बाहर किसकी सीमाएं थी, तो वो कुषाण वंश की थी। उसमें पूर्व में चीन के तरफ तक भी सीमाएं फैली हुई थी कुषाण वंश की। और अगर बात की जाए 25 क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शन ए है मौर्य काल, बी कुषाण काल, सी गुप्त काल और डी है हर्षवर्धन काल। तो जो आंसर है इसका, कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। उपनयन संस्कार जो होता है, यानी कि शिक्षा के लिए जब भेजते हैं, वो जो संस्कार था वो खत्म हो गया था और बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में शुरू हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 26, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देखिए, सही सुमेलित बताना है आपको। तो ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, कुषाण, मुगल और मराठा। इसमें ऐसे डैश कर लेना। हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध है वो चित्रित धूसर मृत भांड से है, तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है। चित्रित धूसर मृत भांड का संबंध वैदिक सभ्यता से है। अगर बात की जाए कुषाण का, तो कुषाण का संबंध गांधार शैली से है, गांधार कला शैली से है। तो ये जो है ये बिल्कुल सही है, जो इसका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कुषाण का संबंध गांधार कला शैली से है। अगर बात की जाए मुगल का संबंध अजंता चित्रकारी से है, तो नहीं, ये गुप्तकालीन सभ्यता, सॉरी, गुप्तकालीन में जो है अजंता चित्रकारी का विकास हुआ था। और मराठा का संबंध पहाड़ी चित्रशैली से है, तो ये 17वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बी जो है वो बिल्कुल सही है। कुषाण का संबंध जो है वो गांधार कला शैली से है। अब जो है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें नहीं है बताना है आपको। कुषाण ने जो सिक्के चलाए वो चलाए स्वर्ण और ताम्र के, ये सही है, तो ये बिल्कुल सही है। गुप्त शासक जो थे उन्होंने सिक्के चलाए स्वर्ण एवं रजत के, तो ये भी बिल्कुल सही है। सातवाहन ने सिक्के चलाए स्वर्ण के, तो ये बिल्कुल गलत है। जो सातवाहन थे उन्होंने सिक्के चलाए तांबा, सीसा, चांदी और पोटीन के। और कलचुरी ने जो है स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के चलाए। तो इसमें बताना था सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सातवाहन ने स्वर्ण के सिक्के नहीं चलाए, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो इसका सही आंसर है सी। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, तो काय के लिए प्रसिद्ध था बामियान? तो इसके ऑप्शन है हिंदू मंदिर के कारण, बी हाथी दांत के काम हेतु, सी स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु और डी बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो देखिए, जो बामियान की पहाड़ियाँ थी उनको काट करके बुद्ध प्रतिमा बनाई गई थी अफगानिस्तान में, तो इसलिए जो अफगानिस्तान का बामियान है वो प्रसिद्ध है बुद्ध प्रतिमा के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, जो कला शैली भारतीय यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो देखिए, जो हिंद यूनानी यानी कि ग्रीक प्लस भारतीय संस्कृति की जो कला है उसको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है शिखर, बी वेरा, सी गांधार और डी नागर। तो कौन सी शैली है? वो है गांधार शैली। तो गांधार शैली जो है वो यूनानी प्लस भारतीय शैली का मिश्रण है। तो क्वेश्चन नंबर उसके बाद है 30, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित करना है आपको, और सूचियों के नीचे उनके कूट दिए गए हैं, तो आपको बताना है। इसमें जो है गांधार वो किससे संबंधित होगी? कुषाण से। जूनागढ़ अभिलेख जो होगा वो होगा रुद्रदामन प्रथम से। मिलिंदपनो, ये आप मिनांडर कर लेना इसको। और तक्षशिला लेख जो संबंधित है वो पतिक से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप देखिए 3, 4, 1, 2। तो ये ऑप्शन किस में दिख रहा है? 3, 4, 1, 2, सी ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है
प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा एक सही कर्म है? यूनानी शक कुषाण, बी ऑप्शन है यूनानी कुषाण शक, सी ऑप्शन है शक यूनानी कुषाण और डी है शक कुषाण यूनानी। तो इसका जो सही ऑप्शन है यूनानी शक कुषाण। तो इनके बीच में ऐसा भी आ जाएगा यूनानी शक पहलव और कुषाण। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है इनमें से? तो ए है चालुक्य, बी पल्लव, सी राष्ट्रकूट और डी सातवाहन। तो इनमें से जो है सबसे पुराना जो है वो है सातवाहन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 33 है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराणों में मिलती है? ए ऑप्शन है वायु पुराण, बी शिव पुराण, सी मत्स्य पुराण और डी विष्णु पुराण। तो देखिए सबसे लंबी सूची की बात कर रहा है, तो सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। इसमें 19 राजाओं की सूची मिलती है। तो कुल 30 राजा थे सातवाहन में, तो उनमें से 19 राजाओं की सूची सिर्फ मत्स्य पुराण से मिल जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी? तो ऑप्शन ए है अमरावती में, बी नांदेड़ में, सी नालदुर्ग में और डी दुर्ग में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमरावती में। ए आंसर इसका सही है। तो देखिए मैं एक चीज़ और बता दूं, सातवाहन की प्रारंभिक राजधानी अमरावती थी, पर उसके बाद इनकी जो राजधानी होती है वो प्रतिष्ठान या पैठण होती है। ठीक है, तो ऑप्शन प्रतिष्ठान या पैठण ऐसा भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? ए का ब्राह्मण पुष्यमित्र सुंग, बी ऑप्शन है खारवेल, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए एक इसमें छोटी सी गलती है, इसको पाटलिपुत्र को काट के आपको विदिशा कर लेना है। अब आप इसको मैच करिए। सुंग की जो राजधानी थी वो थी विदिशा। ठीक है, सातवाहन की राजधानी मैंने अभी बताया प्रारंभिक राजधानी अमरावती थी, उसके बाद या तो प्रतिष्ठान या तो पैठण आएगा। कदम्ब की जो राजधानी थी वो पहले वैजयंती थी और उसके बाद जो थी बनवासी हो जाती है। और चंदेल राजाओं की राजधानी माहोब थी, पहले खजुराहो थी उसके बाद माहोब थी। अब आप इसका जो सही कूट है उसको चयन करिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, बी का जो है 3rd और 4, 3, 2 और 1। इसका जो आंसर है 4, 3, 2, 1 यानी कि ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए नासिक का जो अभिलेख है वो क्या गौतमीपुत्र से है, हाथी गुफा खारवेल से, भीतरी जो है पुलकेशिन द्वितीय से और गिरनार रुद्रदामन प्रथम से। तो आपको बताना है इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखिए नासिक का जो है बिल्कुल सही है गौतमीपुत्र। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रखी है, गौतमीपुत्र लिखा जाएगा इसको। हाथी गुफा का जो संबंध है वो खारवेल से है, बिल्कुल सही है। गिरनार का जो संबंध है वो रुद्रदामन प्रथम से है, ये बिल्कुल सही है। पर जो भीतरी अभिलेख है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। जो भीतरी स्तंभ लेख है वो स्कंदगुप्त से संबंधित है, जो कि एक गुप्त शासक था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है राजा खारवेल का नाम? ऑप्शन ए है गिरनार के स्तंभ लेख से, बी ऑप्शन है जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, सी ऑप्शन है हाथी गुफा लेक के साथ और डी ऑप्शन है सारनाथ लेक के साथ। तो देखिए राजा खारवेल का जो संबंध है वो हाथी गुफा लेक के साथ है। कभी गुम्फा लिखा होता है, कभी गुफा लिखा हुआ होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी हाथी गुफा लेक के साथ। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ए अशोक, बी हर्ष, सी पुलकेशिन द्वितीय और डी खारवेल। तो देखिए
जैन धर्म का जो संरक्षक था वो था खारवेल। तो देखिए एक बार जब नंद वंश पढ़ा था तो उसमें महापद्मनंद के बारे में जब पढ़ा था तो वहाँ जब वो कलिंग को जीतता है तो वहाँ से एक जिनसेन की यानी कि जैन की मूर्ति जो है वो ले आता है। तो वो किसने बनवाई होती है? वो खारवेल राजा ने ही बनवाई होती है। तो वो जैन संरक्षक था। क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? तो ये तो मैंने अभी बता दिया आपको। ऑप्शन ए है खारवेल, बी अशोक, सी हर्षवर्धन और डी कनिष्क। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा और इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो ये थे सबसे महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन, 40 एमसीक्यू मौर्योत्तर काल के। इनमें से आपके सारे क्वेश्चन ही बन जाएंगे लगभग मौर्योत्तर काल से। तो आपको इनको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। जब भी आपका एग्ज़ाम होता है आपके जो है क्वेश्चंस बिल्कुल सही होंगे अगर आप इनको ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो गुप्त काल के एमसीक्यूज मैं लेकर के आऊँगी आपके सामने। तो तब तक इनको अच्छे से रिवाइज करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि गुप्त काल के एमसीक्यूज़ की होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।